देखिए फिर एक तो हम रिकरेंस फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, रिकरेंस फार्मूला फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद मोमेंट तक पहुंचेंगे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रिकरेंस फार्मूला, रिकरेंस फार्मूला फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। रिकरेंस फार्मूला क्या होता है? जैसे आपने पता नहीं कौन सी क्लास में आता है, शायद 12th वगैरह में आता हुआ, या उसके बाद, कि किसी फार्मूले की वैलिडिटी चेक करते हैं। कि हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ टर्म के लिए फार्मूला होल्ड कर रहा है, n की जगह रिप्लेस करते हैं n+1, उसके लिए चेक कर लेते हैं हम कि उसके लिए वैलिड है, और फिर यूनिवर्सल मान लेते हैं कि सबके लिए वैलिड होगा। किया ना कुछ ऐसा आपने? उसको क्या बोलते थे? मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते थे शायद, है ना? और रिकरेंस, हैं जी, मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते थे। अब रिकरेंस फार्मूले में क्या है कि हमको जस्ट पहले वाला मालूम है, और उससे नेक्स्ट टर्म के लिए हम पहले वाले से रिलेट करके एक फार्मूला रेडी करते हैं। यानी कि अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेसिव मालूम है, और उसकी मदद से r+1 सक्सेसिव की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जिसमें किसका यूज होने वाला है? r सक्सेसिव की प्रोबेबिलिटी का यूज होने वाला है। यानी कि P ऑफ r और P ऑफ r+1 के बीच में रिलेशन देखना, उसको क्या बोलेंगे? रिकरेंस फार्मूला बोलेंगे, है ना? उसमें क्या करते हैं हम, केवल एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी स्टार्टिंग फेज में, केवल P0 की, यानी कि 0 सक्सेस की। उसके बाद फर्स्ट सक्सेस, सेकंड सक्सेस, थर्ड सक्सेस, फोर्थ सक्सेस, सबके लिए क्या बन जाएगा? एक रिकरेंस फार्मूला बन जाएगा, जिसमें हम प्रीवियस की मदद से आगे हम बढ़ते रहेंगे, आगे वाले की प्रोबेबिलिटी निकालते रहेंगे, है ना? वही है। तो हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में r सक्सेसेस के लिए प्रोबेबिलिटी निकाली थी, याद है? याद है या भूल गए? अगर भूल गए तो मैं याद दिला रहा हूं, ये निकाली थी, परसों ही निकाली थी हमने। लैम्बडा क्या था? NP मीन था, है ना? लैम्बडा क्या था? मीन था। याद आया कुछ? चलो कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। PR+1 क्या हो जाएगा? लैम्बडा टू द पावर r+1 अपॉन में r+1 फैक्टोरियल e⁻⁻ लैम्बडा। तो मैं इन दोनों के बीच में क्या देखना चाहता हूं? रिलेशन देखना चाहता हूं। तो दोनों के लिए रिलेशन देखने के लिए मैं दोनों को क्या कर देता हूं? डिवाइड कर देता हूं। PR+1 डिवाइडेड बाई PR किसके इक्वल हो जाएगा? दोनों को अगर डिवाइड करता हूं, इसको डिवाइड करता हूं इससे, तो क्या हो जाएगा आपके पास? e⁻⁻ लैम्बडा कैंसिल आउट दोनों जगह से। लैम्बडा की पावर r+1 डिवाइडेड में लैम्बडा की पावर r, ऊपर बचेगा लैम्बडा, और नीचे क्या बचेगा आपके पास? r+1। या पहले आप क्या है लिख लेना, अगर ज्यादा दिक्कत आए सीधा सीधा। वैसे तो डिवीजन मुझे लगता है आप कर ही लेंगे, बट फिर भी मैं लिख रहा हूं एक बार। e⁻⁻ लैम्बडा डिवाइड, इससे डिवाइड करना है। डिवाइड डिवीजन में क्या होता है? नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाती है, ऐसे ही होता है ना? ये कैंसल आउट, लैम्बडा की पावर r है, लैम्बडा की पावर r+1 है, लैम्बडा इंटू में लैम्बडा की पावर r लिख सकते हैं, कैंसिल आउट। r फैक्टोरियल, ये r+1 फैक्टोरियल, r+1 इंटू में r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो कुल मिला के लैम्बडा बाई r+1, और यहां से सीधा सीधा अपने पास रिकरेंस रिलेशन क्या आया? लैम्बडा अपॉन में r+1 इंटू में P ऑफ r। ठीक है, ये क्या है? रिकरेंस फार्मूला है फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? r की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एक बार आप P0 निकाल लो, 0 पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो बस। उसके बाद 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ P0 रखो,
2 पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो P1 की वैल्यू आई है वो रखो, फिर P3 की वैल्यू यहाँ पे जो P2 की वैल्यू आई होगी वो रखो। तो इस तरह से हम क्या करते चले जाएंगे, नेक्स्ट जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी उसकी बात करते हैं। कोई समस्या नहीं इसमें, बोलो। इसी तरह से जो आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आया था ना, वहां पे भी रिकरेंस फार्मूले की बात कर सकते थे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्रोबेबिलिटी याद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेज, बाइनोमियल का याद करके बताइए मुझे क्या आई थी। याद है, NCR P टू द पावर R 1 माइनस P टू द पावर N माइनस R, है ना। और R+1 सक्सेसेस के लिए NCR+1 P टू द पावर R+1 1 माइनस P की पावर N माइनस में क्या करेंगे, R+1 माइनस करेंगे, यानी कि R-1। और उसी तरह से यहां पे भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या कर सकते हैं आप, रिकरेंस रिलेशन की बात कर सकते हैं। वहां पे शायद हो सकता है हमने रिकरेंस रिलेशन की बात की हो, और अगर नहीं भी की तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या है, रिकरेंस फार्मूला। वहां पे मुझे याद नहीं मैंने किया था कि नहीं किया था, बट अगर वहां पे भी निकालना है तो सेम तरीके से आप निकाल पाएंगे, कोई अलग बात तो नहीं है ना। डिवाइड में इससे करेंगे तो NCR P टू द पावर R 1 माइनस P की पावर N माइनस में R। तो ये जो बना अपने पास ऊपर P, नीचे 1 माइनस P की पावर N माइनस R है, -1 + 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे ऊपर बचेगा P NCR+1 P अपॉन में NCR, नीचे बचा 1 माइनस P। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी समस्या नहीं। NCR+1 की वैल्यू पता अपने को, N इंटू में N-1, ये पता है कि नहीं। अगर नहीं पता तो ये ऐसे लिख लीजिए, N फैक्टोरियल अपॉन में R+1 फैक्टोरियल N माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल। ऐसे लिखते थे ना NCR+1 को, और NCR को कैसे लिखेंगे, N फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। क्योंकि डिवीजन में है तो आप लिख लीजिए R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल अपॉन में N फैक्टोरियल। तो कोई समस्या नहीं, ऊपर P है नीचे 1 माइनस P है, तो जो चीजें कैंसिल आउट होती है वो कैंसिल आउट कर दो। N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल गया, ये R+1 फैक्टोरियल है, ये R फैक्टोरियल, R+1 बचेगा, और पर N माइनस R फैक्टोरियल है, N माइनस R इंटू में N माइनस R माइनस 1 लिख सकते हैं। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से ये N माइनस R ऊपर बचा और नीचे R+1, और ये P और नीचे 1 माइनस P, जो कि आपने Q माना था शायद। तो रिकरेंस रिलेशन यहाँ पे ये हो गया N माइनस R अपॉन में R+1 P अपॉन में 1 माइनस P इंटू में P ऑफ R। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिकरेंस फार्मूला। अगर कभी जरूरत पड़ी है ना कि डाटा छुपा लिया सामने वाले ने, नंबर ऑफ ट्रायल्स छुपा लिए, प्रोबेबिलिटी छुपा ली, केवल ये बात कह के कि आपके पास नंबर ऑफ 1 सक्सेस इज दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ, मान लो कि 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दे दी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 सक्सेसेस, तो आप फिर रिकरेंस रिलेशन से जाना पड़ेगा। 5th की मदद से 6th की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 6th की मदद से 7th की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। समझ गए बात मेरी, कोई समस्या तो नहीं होगी। बस केवल नंबर ऑफ ट्रायल की बात कर ले, ठीक है, P की बात कर ले, तो ये सारा वो करने की जगह है, हम फिर इस तरीके से भी जा सकते हैं। कोई समस्या तो नहीं होगी, कर लेंगे। चलिए नोट कर लो ये दोनों। मैं फिर आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, मूवमेंट्स, है ना। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मूवमेंट इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल, मोमेंट कुछ नहीं, ये जानी पहचानी चीज है।
बट नाम क्योंकि अलग अलग आएंगे, नाम से जाना पड़ेगा अपने को। नाम क्या है, आपने ये निकाला था, इसको क्या दिया था, एक्सपेक्टेशन नाम दिया था ना, इसको मीन भी नाम दिया था, बोलो, या धुंधली होगी चीजें। ये है फर्स्ट मूवमेंट, ये क्या है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एक्स। जब सेकंड मूवमेंट निकालना होगा तो एक्स स्क्वायर कर देंगे यहां पे, थर्ड मूवमेंट निकालना होगा तो एक्स क्यूब कर देंगे, आरथ मूवमेंट निकालना होगा तो एक्स टू द पावर आर कर देंगे। बस इतना है और कुछ है नहीं उसमें ज्यादा कुछ। ये मैं हटा रहा हूं, लिखिए मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल, मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल। देखो आपने क्या है, दो तरीके के मोमेंट पढ़ेंगे, एक मोमेंट रैंडम वेरिएबल का सिंपल जैसे, और एक सेंट्रल मूवमेंट पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल मूवमेंट। सेंट्रल मूवमेंट पढ़ेंगे आप किसके अबाउट पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे वो इसके मीन के अबाउट, जो आपने मीन निकाला था रैंडम वेरिएबल में। तो दोनों तरह के मूवमेंट देखिए कि अगर मान लिया कि कोई वेरिएबल है एक्स, लेट एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल आपने जो लिया है, जो भी आपने रैंडम वेरिएबल लिया, तो जो इसका आरथ मूवमेंट होता है एक्स का, देन आरथ मूवमेंट ऑफ एक्स इज किसके इक्वल होगा, वो आरथ मूवमेंट होगा ई टू द पावर ई एक्स टू द पावर आर। किसके इक्वल होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर। ये एक्सपेक्टेशन तो आपने निकालना सीखा है ना, x की पॉसिबल वैल्यू अगर क्या दिया आपके पास, x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ये थी, मान लिया कि xn, तो आपने जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाली थी, फिर से याद दिला देते हैं कैसे निकाली थी, समेशन x साइज और इन पे प्रोबेबिलिटी का, इनका सम ना। और जब आप e टू द पावर एक्स स्क्वायर की बात करते थे तो ये हो जाता था एक्स आई स्क्वायर पी ऑफ एक्स आई। इनको आज की डेट में क्या नाम दे रहे हैं हम, मूवमेंट नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, मूवमेंट नाम दे रहे हैं। तो आरथ मूवमेंट ये हो जाएगा आपके पास एक्स का, वो ई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर, और इसका फार्मूला था अपने पास क्या, समेशन एक्स टू द पावर आर पी ऑफ एक्स, है ना। फर्स्ट मोमेंट क्या कहलाएगा, मीन। सेकंड मोमेंट इसी तरह से थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट सबकी बात कर सकते हैं। फर्स्ट मोमेंट क्या हो जाएगा, ऑफ एक्स, इसको हम μ1 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, μ1 से। फर्स्ट मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, μ1 के, या फिर μ1 डैश यूज करता हूं मैं, क्योंकि मैं सेंट्रल मूवमेंट के लिए μ1 μ2 इस तरह से यूज करूंगा, और इसके लिए मैं क्या यूज कर लेता हूं, μ1 डैश μ2 डैश। आपका मन है जो आप नोटेशन यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैंने इसके लिए क्या यूज कर लिया है, μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश, और इसके लिए क्या है, आरथ मूवमेंट के लिए μr डैश। क्या नोटेशन यूज कर ली इसके लिए, μr डैश। बस नोटेशन है, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मुझे रिलेशन भी तो निकालने हैं ना। बार बार ये चीजें लिखना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, तो नोटेशन की टर्म में चले जाएंगे। तो फर्स्ट मोमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो, x टू द पावर 1 e टू द पावर x, और सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, समेशन x पी एक्स। ये क्या था, मीन के इक्वल था ना, बोलो हाँ। फर्स्ट मोमेंट ऑफ x किसके इक्वल होता है,
मीन के इक्वल होता है। फर्स्ट मोमेंट किसके इक्वल होता है? मीन के इक्वल होता है। चलें आगे देखो, सेंट्रल मूवमेंट में क्या होता है? सेंट्रल मूवमेंट की बात करेंगे, अगर किसकी बात करेंगे? सेंट्रल मूवमेंट की बात करेंगे, तो जो आपने जैसे किसकी बात की थी? वेरिएंस की बात की थी। आपने वेरिएंस कैसे निकाला था, याद है? ये एक्स है और ये क्या है? मीन है ना, ठीक है। एक्स माइनस में मीन का स्क्वायर, इसको हम क्या बोलने वाले हैं? सेंट्रल मूवमेंट बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? सेंट्रल मूवमेंट। अगर इसकी पावर 1 है तो फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट, पावर 2 है सेकेंड और सेंट्रल मूवमेंट, अगर पावर r है देन rth सेंट्रल मूवमेंट। यानी कि जो सेकंड जो होगा अपने पास, सेकंड सेंट्रल मूवमेंट होगा वो वेरियस के इक्वल होगा। सेकंड सेंट्रल मूवमेंट जो होगा, यानी कि सेंट्रल मूवमेंट मीन के अबाउट देख रहे होंगे। किसके अबाउट देख रहे होंगे? मीन के अबाउट। तो लिखिए सेंट्रल मूवमेंट, सेंट्रल मूवमेंट, द rth सेंट्रल मूवमेंट ऑफ एक्स इज, इसको मैं म्यू आर से डिनोट कर देता हूं। किससे डिनोट कर देता हूं? म्यू आर से। मैंने सिंपल rth मोमेंट को किससे डिनोट किया? म्यू आर डैश से। और मैं सेंट्रल मूवमेंट को म्यू आर, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 इस तरह से डिनोट करने वाला हूं। तो ये किसके इक्वल होने वाला है? ये होने वाला है आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस में म्यू टू द पावर आर। कोई प्रॉब्लम? जहां पे म्यू क्या है? मीन है। वेयर म्यू क्या है? मीन ऑफ एक्स। एक्स का क्या है? मीन है। ठीक है। सेकंड सेंट्रल मूवमेंट क्या हो जाएगा? सेकंड सेंट्रल मूवमेंट, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। ऑफ एक्स इज क्या है? उसको वेरिएंस ऑफ एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेरिएंस ऑफ एक्स। और वेरिएंस ऑफ एक्स की डिनोटेशन क्या है? इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? म्यू टू। ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने हैं आपने, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, पॉइजन निकाला, सब में कुछ कोफिशिएंट होते हैं जिनको कांस्टेंट बोलते हैं। वो कांस्टेंट किससे निकलते हैं? इन मूवमेंट्स की मदद से निकलते हैं। तो जब क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट निकालिए, तो हमको किसकी मदद लेनी पड़ेगी? इस मूवमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। मूवमेंट में किन किन की मदद लेनी पड़ेगी? सेंट्रल मूवमेंट की भी मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है। किनकी? सेंट्रल मूवमेंट की भी मदद लेनी पड़ेगी। अब इनकी वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। इन सब की वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सेंट्रल मूवमेंट है जो आपके पास और मूवमेंट है, इनमें रिलेशन क्या है। क्योंकि मूवमेंट निकालना तो आसान है ना, बड़ा आसान है भाई। अगर फर्स्ट आपको मूवमेंट निकालना है तो एक्स लेके चलना है, सेकंड निकालना है आपको तो एक्स का स्क्वायर लेके चलना है, थर्ड निकालना तो एक्स की क्यूब लेके चलना है। तो मूवमेंट निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सेंट्रल मूवमेंट और मूवमेंट के बीच में रिलेशन देख लें तो सेंट्रल मूवमेंट भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन मूवमेंट एंड सेंट्रल मूवमेंट, जो कि बेस बनने वाला है किसका? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। किसका? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। तो देखिए रिलेशन बिटवीन मोमेंट एंड सेंट्रल मूवमेंट। तो रिलेशन क्या है? मान लो कि सेंट्रल मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट जो सेंट्रल, सॉरी वहां पे जो फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट है, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट
उसकी नोटेशन तो आपको पता ही है, किससे डिनोट किया आपने, म्यूजन से ना। लगाओ फार्मूला, किसके इक्वल हो जाएगा, यही, इसकी वैल्यू पता है आपको क्या होती है, ये तो बहुत बढ़िया है। ये कौन बोला, ये कौन है, मीन, और ये भी मीन, क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया। वैल्यू क्या होगी इसकी, जीरो हो गई। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट क्या आपके पास, जीरो है। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट क्या है, जीरो है। सेकंड सेंट्रल मोमेंट, किसके इक्वल आया, एक्स स्क्वायर प्लस में म्यू स्क्वायर माइनस में 2x म्यू ना, ये हो गया e टू द पावर, ये भाई एडिशन प्रॉपर्टी, ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर क्या है, एडिशन है। कांस्टेंट वगैरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं। ये सारी चीजें हैं अपने पास, किसमें, एक्सपेक्टेशन के केस में। अब यहां पे e ऑफ एक्स स्क्वायर, e ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस में 2 बाहर e ऑफ x इंटू में म्यू, ऐसे ही ना। म्यू स्क्वायर का ये अगर आप निकाल रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, किसके इक्वल होता है भाई, मीन के अबाउट निकाल रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता, वापिस ये कांस्टेंट की तरह ही काम करता है। नहीं, किसकी तरह काम करेगा, बिल्कुल कांस्टेंट की तरह ही काम करेगा, एज इट इज बाहर आ जाता है। किसकी तरह, एज इट इज बाहर। भाई मीन निकाल क्यों रहे हैं भाई, आपके पास वेरिएबल थे 1 2 3, मान लो कि 3 वेरिएबल थे, तीनों का क्या निकाल लिया, मीन। मीन किसकी तरह काम करता है, एवरेज वैल्यू की तरह ना, एक कांस्टेंट की तरह काम करता है कि आप इंटरवल 1 2 3 जहां पे इंक्लूड है 1 से लेके 3 तक, थ्रू आउट यही वैल्यू रखोगे तब भी वैल्यू सेम आएगी, वही रिजल्ट आएंगे जो आपके पास 1 पे वैल्यू 1, 2 पे वैल्यू आपके पास 2 और 3 पे वैल्यू 3 लेके काम चल रहा था। ठीक है, अगर आप 3 वैल्यू की बात कर रहे हैं 1 2 3, तीनों का मीन क्या आता है, 1 + 2 + 3 करके 2 आ जाता है। तो अगर हम थ्रो आउट वैल्यू 2 रख दें तो रिजल्ट वही मिलेंगे आपको, सेम रिजल्ट, कोई वेरिएशन नहीं है। तो म्यू उसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थ्रो आउट क्या चलेगा आपके पास, प्रोबेबिलिटीज के थ्रू म्यू ही चलने वाला है। और जब म्यू चलने वाला है आपके पास तो ई ऑफ म्यू स्क्वायर भी म्यू स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, ई ऑफ म्यू भी क्या चलने वाला है, म्यू के इक्वल। तो ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है ना, कोई वेरिएबल तो नहीं रहा। अनु, कुलदीप, शिवा, ई ऑफ म्यू स्क्वायर के ही इक्वल आ जाता है। बट ये एक्स स्क्वायर तो फिक्स नहीं है ना, ये तो वेरी कर रही है वैल्यू। ठीक है, इसको आप एज इट इज नहीं लिख सकते। फिलहाल इसको क्या लिखेंगे आप, ये क्या था, सेकंड मोमेंट था ना, ये म्यू टू डैश है, ये क्या है, मीन था। ठीक है, मीन को आपने क्या रखा है, मीन को आपने म्यू1 डैश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, म्यू1 डैश, जरूरत पड़ने पे यूज कर लेंगे। और ये भी क्या है, फिर से मैंने क्या कहा, म्यू तो कांस्टेंट की तरह काम करने लग गया। किसकी तरह काम करने लग गया, कांस्टेंट की तरह काम करने लगा ना। जब कांस्टेंट की तरह काम कर ही रहा है ये, तो इसको क्या लिखेंगे, -2 ये म्यू, और e टू द पावर x क्या हो गया, e टू द पावर x भी म्यू हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पास, म्यू डैश, म्यू टू डैश प्लस में म्यू स्क्वायर माइनस में 2 म्यू स्क्वायर। तो कुल मिला के ये हो गया आपके पास म्यू2 किसके कुल हो गया, म्यू2 डैश माइनस में म्यू स्क्वायर, माइनस में म्यू स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं म्यू1 डैश स्क्वायर। अगर कोई ऐतराज ना हो, है क्या कोई दिक्कत, बोलिए। ठीक है, ये है फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट जो कि 0 आया। सेकंड सेंट्रल मूवमेंट आया है म्यू2 डैश माइनस में म्यू1 डैश स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड सेंट्रल मूवमेंट और फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट में सीधा सीधा लिख देता हूं। उसके लिए थर्ड सेंट्रल मूवमेंट के लिए x माइनस म्यू की क्यूब करना पड़ेगा। ओपन तो इसी तरीके से करेंगे। अब x माइनस म्यू की क्यूब भी पता है, x क्यूब माइनस में म्यू क्यूब
माइनस में 3x स्क्वायर म्यू प्लस में 3x म्यू स्क्वायर माइनस म्यू क्यूब, सेम तरीके से आ जाएगा ये भी। तो लिख रहा हूं मैं थर्ड सेंट्रल मोमेंट। थर्ड सेंट्रल मोमेंट। इसके लिए फार्मूला लिख लीजिए, क्या हो जाएगा। सिमिलरली x माइनस म्यू क्यूब करूंगा तो फार्मूला क्या निकल के आता है, थर्ड मोमेंट माइनस में 3 फर्स्ट मोमेंट सेकंड मोमेंट प्लस में 2 फर्स्ट जो मूवमेंट है आपके पास उसकी क्यूब। ये बनने वाला है फार्मूला किसके लिए, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट के लिए। हालांकि थर्ड तक ही मैक्सिमम जरूरत पड़ती है। फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट भी अगर निकालना हो तो फोर्थ के लिए फार्मूला ये हो जाएगा, प्लस में 6 म्यू 1 डैश स्क्वायर म्यू 2 डैश माइनस में 4 म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश माइनस में 3 म्यू 1 डैश की पावर 4। ठीक, ये है u4 डैश है। बस यहाँ पे कुछ नहीं, x माइनस म्यू की पावर 4 कर लेना और बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल देना उसको। बाइनोमियल एक्सपेंशन से x माइनस म्यू की पावर 4 क्या हो जाएगी, x टू द पावर 4 फिर माइनस में 4 x क्यूब म्यू फिर प्लस क्या है 4 है ना, 4c1 4 होता है, 4c2 कितना हो जाता है 6। ठीक है, 6 x स्क्वायर म्यू स्क्वायर फिर 4c3 वापिस 4 एंड 4c4 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। जब इस पे ई लगाएंगे तो ऑब्वियस है एक्सपेक्टेशन क्या है आपके पास इसकी, ये x टू द पावर 4 ये बन जाएगा आपके पास -4 म्यू बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब है ना, यहां पे 6 म्यू स्क्वायर बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, फिर यहां से -4 म्यू क्यूब बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और फिर म्यू टू द पावर 4। कुल मिला के ये तो हो गया म्यू 4 डैश है ना, फोर्थ मोमेंट। ये क्या बन गया थर्ड मोमेंट ना, माइनस में 4 टाइम ऑफ, ये है मीन, मीन को आपने फर्स्ट मोमेंट रखा था और ये क्या थर्ड मोमेंट है ना। ये क्या बना, ये सेकंड मोमेंट की बात आ गई और मीन क्या है, फिर से मीन है फर्स्ट मोमेंट इसका स्क्वायर और ये क्या है सेकंड मोमेंट यानी कि म्यू 2 डैश। ये क्या है e टू द पावर x क्या है म्यू के इक्वल है, माइनस में 4 म्यू की पावर 4 हो गया प्लस में म्यू की पावर 4 हो गया, माइनस में क्या बचा 3 म्यू की पावर 4 यानी कि म्यू 1 डैश की पावर 4। यही आ रहा है ना, कोई समस्या नहीं है ना, या कुछ गलत लिख दिया मैंने, ये गड़बड़ लिख दिया ना। चलो इसको ठीक कर लो, और तो नहीं है कोई दिक्कत, चेक करो भाई, और तो मेरे ख्याल में कहीं पे समस्या नहीं है, यहां पे थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, बाकी तो ठीक है ना, बोलिए, बस यहां पे 3 कर लीजिए। ऐसे निकालना है। क्वेश्चन देखिए एक,
ये हटा दूं क्या? है नहीं क्या असाइनमेंट मेरे पास? नहीं है असाइनमेंट भी फोन में। चलिए कोई नहीं, असाइनमेंट हमने शेयर किया था। लिखिए, लेट लैम्बडा इक्वल टू 2 पर आवर। लैम्बडा क्या है? 2 पर आवर है, या फिर ऐसे लिख लीजिए बदल के, लेट नंबर ऑफ पर्सन रीचिंग या कमिंग, ये नेट का ही क्वेश्चन है, टू ए शॉप इज 2 पर आवर। मान लिया कि किसी शॉप में ऑन एवरेज 1 आवर में कितने पर्सन विजिट कर रहे हैं? 2 पर्सन विजिट कर रहे हैं। ठीक है, कितने पर्सन विजिट कर रहे हैं? 2 पर्सन विजिट कर रहे हैं। कितने में? 1 आवर में। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट no person visits in shop for first 30 minutes। अब आपको क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहली 30 मिनट में कोई पर्सन शॉप पे नहीं आया। यानी कि मान लो कि शॉप ओपन होती है 10 बजे, तो ये कह रहा है कि 10 से 11 बजे तक 2 पर्सन क्या है? शॉप पे विजिट करते हैं। ऑन एवरेज ये चल रहा है डाटा। अब वो क्या कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 10:30 तक कोई भी पर्सन क्या है? शॉप पे नहीं आया। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ पे जो टाइम स्लॉट है वो 60 मिनट का है। कितना है? 60 मिनट का। अब आने को क्या हो सकता है? दोनों के दोनों पर्सन पहली मिनट में आ सकते हैं कि नहीं? बोलो। ये हमने कुछ नंबर ऑफ ब्लेड्स वगैरह और ऐसा कुछ एग्जांपल किया था लास्ट लेक्चर में। किया था क्या? नंबर ऑफ ब्लेड्स या डिफेक्टिव ब्लेड्स इन पैकेट, 10 पैकेट्स या कुछ है, या फिर मैंने नंबर ऑफ पेजेस वगैरह वाला किया होगा कुछ। हैं जी? तो ये हाँ, टाइपिंग मिस्टेक वाला। अब यहाँ पे n कितना है? क्योंकि एक जो है आपके पास जो पर्सन है, 2 पर्सन उसमें विजिट करते हैं पर आवर। हो सकता है वो पहली मिनट में आ गए, हाँ हो सकता है वो पहली 10 मिनट्स में आ गए, हो सकता है वो जैसे ही 30 मिनट बीते उसके बाद तुरंत बाद 31st मिनट पे दोनों के दोनों एक साथ आ गए। तो यही बात हो रही है ना, यहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है आपके पास? n की वैल्यू बहुत वेरी कर रही है। कहाँ तक वेरी कर रही है? आपके पास
एन से 1 से लेके कहाँ तक वेरी कर रही है, 60 तक वेरी कर रही है। अब ये पूरा का पूरा इंटरवल है, यहाँ पे टाइम क्या है 0 है, और यहाँ पे टाइम क्या है आपके पास 60 मिनट्स है ना, क्या है 60 मिनट्स। मैंने एक फ्रीक्वेंसी को लेके और लिखवाया होगा आपको, किसको लेके, फ्रीक्वेंसी को लेके और लिखवाया होगा, फ्रीक्वेंसी फंक्शन, कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है n है, लिखवाया कि नहीं लिखवाया पता नहीं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस बर्नौली में लिखवाया होगा मैंने। तो ये NCR है, p टू द पावर r 1 माइनस p की पावर n माइनस r, है ना। ये किसमें है कि आपने n ट्रायल किए है, क्या किए हैं आपने, n ट्रायल किए हैं, उन n ट्रायल में से r ट्रायल सक्सेस होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है नहीं, बोलो, उसकी प्रोबेबिलिटी थी। मान लो कि आपने ऐसे ऐसे क्या किए, ऐसे ऐसे 10 एक्सपेरिमेंट एक साथ कर दिए, ऐसे ऐसे क्या कर दिया आपने, 10 एक्सपेरिमेंट एक साथ कर दिए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एक्सपेरिमेंट की, अब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 10 होगी कि नहीं, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपके पास 10 हो गई। उस केस में प्रोबेबिलिटी या टोटल चांसेस कितने हो जाएंगे भाई, आर सक्सेस कितने केसेस में मिलेगी, तो उसके लिए क्या करेंगे 10 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे कि नहीं भाई, टोटल कितने केसेस में सक्सेस मिलेगी उसके लिए क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ही तो होगा भाई। क्या है अभी तक क्या कर रहे थे, केवल एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें n ट्रायल थे, n ट्रायल में आपके पास r सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ये थी। अब आपने एक ये ले लिया एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये ले लिया, तीसरा एक्सपेरिमेंट ले, ऐसे ऐसे 10 एक्सपेरिमेंट एक साथ कर रहे हैं। अब 10 एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली आर सक्सेस होंगी, एग्जैक्टली आर सक्सेस होंगी भाई, इसमें भी कितने चांसेस है, मान लिया कि आपके पास आर सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी जो आई है 1/2 है, क्या है 1/2 है, इसमें भी क्या है आपके पास 1/2 है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी 1/2 है, तीसरे एक्सपेरिमेंट में भी 1/2 है, चौथे में भी एक्सपेरिमेंट, और कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं आपने टोटल, ऐसे 10 एक्सपेरिमेंट किए। उन 10 एक्सपेरिमेंट में से कितने एक्सपेरिमेंट के पास आर सक्सेस होने के चांसेस है, बोलो 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 करते करते कितने हो जाएंगे आपके पास 5 होंगे कि नहीं भाई। 10 एक्सपेरिमेंट में से आपके पास 5 के सक्सेस होने के चांसेस है, 5 क्या हो जाएंगे फेल, अगर हर किसी की प्रोबेबिलिटी क्या चल रही है 1/2 चल रही है। ये बात पकड़ पा रहे हैं क्या, अगर इसको नहीं पकड़ पा रहे तो एक चीज समझो, एक डाई को थ्रो किया आपने, 1 आने के चांसेस कितने हैं 1/6 है, 1 आने के चांसेस कितने हैं 1/6 है, यस। अब ऐसी ऐसी 12 डाई आपने थ्रो कर दी है ना, ऐसी ऐसी कितनी डाई थ्रो की 12 डाई, 12 डाइज में से कितनी डाई पे 1 आने के चांसेस हैं 2 ना, ठीक है, 2 डाई पे 1, 2 डाई पे 2, 2 डाई पे 3, 2 पे 4, 2 पे 5 और 2 पे 6, ऐसे है ना। नंबरिंग की बात कर रहा हूं मैं, जब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं तो कितने नंबर ऑफ केसेस उसको फेवर कर रहे हैं, ठीक है, कितने, मान लो कि आपके पास क्या है, आपके पास 12 डाई है जिनको एक साथ रोल किया है, 12 डाई में कितनी डाई पे 1 आने के चांसेस हैं, 2 डाई पे 1 आने के चांसेस हैं, ठीक है। उसी लिहाज से मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि आपके पास टोटल टाइम कितना है 60 मिनट है, टोटल टाइम कितना है 60 मिनट है, टोटल टाइम कितना है 60 मिनट है। आप क्या चाहते हैं कि पहले 30 मिनट में कोई भी कस्टमर जो है वो शॉप पे विजिट नहीं करता, पहले 30 मिनट में क्या नहीं करता, कोई भी कस्टमर इस पे विजिट नहीं करता। आप क्या कर सकते हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पे, मैंने एक चीज और लिखवाई होगी आपको, बस बस माइक बंद करो, माइक किसका, सोनू माइक बंद करो भी। एक चीज और करवाई होगी कि अगर इंटरवल की लेंथ L है तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी, ये तो जरूर करवाया होगा भाई, अगर कुछ नहीं करवाया होगा तो L लैम्डा की पावर
एल लैम्बडा की पावर आर। बस एक बार ये बताइए, ये करवाया है क्या मैंने? इंटरवल की लेंथ अगर एल है तो ये तो करवाया है। अच्छा ठीक है, फिर मुझे लगा मैंने ये करवाया नहीं होगा। तो अब टोटल इंटरवल की लेंथ क्या मान लेता हूं मैं? टोटल इंटरवल की लेंथ को अगर मैं 1 मानूं तो मुझे क्या चाहिए कि इस हाफ तक आपके पास कोई पर्सन ना आए। ठीक है, हाफ तक क्या है? हाफ तक क्या है? टोटल इंटरवल की लेंथ को अगर मैं 1 मान के चल रहा हूं तो हाफ तक आर की वैल्यू क्या है आपके पास? 0 आए, यानी कि एल लैम्बडा की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल ई टू द पावर क्या है यहाँ पे? एल लैम्बडा। मैं ये चाहता हूँ, इसकी बात करना चाहता हूँ। अगर टोटल इंटरवल की लेंथ 1 है तो यहाँ पे हाफ तक देखना है। अगर ये 1 माना है तो यहाँ तक कितना रहा? ये 1/2। तो लेंथ कितनी रहेगी इंटरवल की? 1/2। क्या रहेगी लेंथ इसकी इंटरवल की? 1/2। इस इंटरवल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, पूरे इंटरवल को। अगर इस इंटरवल की पूरे की लेंथ अगर आप क्या मान के चलते हैं? 1 मान के चलते हैं, तो यहां तक लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास? 1/2। तो 1/2 तक आपको क्या नहीं मिलना चाहिए? कोई भी क्या ना मिले, कोई भी पर्सन आपके पास विजिट ना करे, यानी कि यार क्या रहना चाहिए? 0। तो मैं लिख रहा हूं इसको वर्डिंग में, वी नो एज n इज लार्ज। ठीक है, n इज लार्ज है, n क्या है? लार्ज है। टोटल क्या है आपके पास? 2 पर्सन आ रहे हैं पर आवर। आपने n लैम्बडा np माना था किसके इक्वल? लैम्बडा के इक्वल ना। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 2 है। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यहां से p वगैरह और उसकी बात करें, n की वैल्यू क्या है? टोटल इंटरवल को आपने कितने डिवाइड में पार्ट में डिवाइड किया है? 60 मिनट में डिवाइड किया है। तो p क्या है आपके पास? पर मिनट। पर मिनट कितने पर्सन आ रहे होंगे आपके पास? 1/30 आ रहे होंगे। आ रहे होंगे कि नहीं? पर मिनट कितने पर्सन आ रहे होंगे? 1/30। आप देख पा रहे हैं कि ये जो 1/30 है ना, p बहुत स्मॉल है और n क्या है? काफी लार्ज है। तो हम किसको फॉलो करेंगे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं हियर np किसके इक्वल है? लैम्बडा के इक्वल, वो क्या है? 2 है। तो p किसके इक्वल हो जाएगा? 2/60 यानी कि 1/30 पर मिनट, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास कि 1 मिनट में कितने पर्सन शॉप पे विजिट करते हैं? 1/30। क्या ये स्मॉल है ना? क्या ये स्मॉल है? n क्या है आपके पास? n काफी लार्ज है। n कितना है? n है आपके पास 60। क्या है? लार्ज है। तो हम किसको फॉलो करेंगे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। किसको? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था कि अगर इंटरवल की लेंथ क्या है आपके पास? इंटरवल की लेंथ अगर l है, इंटरवल की लेंथ क्या है आपके पास? l है, if l is the length of interval, if l is the length of interval, then आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पी आर निकाला था, किसके इक्वल था? एल लैम्बडा की पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल। अगर आप नहीं बोले हैं तो फिर काम बन गया समझो। ठीक है बात? यही होता है प्रोबेबिलिटी दैट no person arrives in first 30 minutes। पहली 30 मिनट्स में कोई पर्सन नहीं गया। लैम्बडा की वैल्यू क्या है? जब पूरे इंटरवल की बात कर रहे हैं तो लैम्बडा की वैल्यू क्या है भाई?
2 है ना। जब आप पूरे इंटरवल की बात कर रहे हैं, पहली 60 मिनट में कितने परसेंट आ रहे हैं? 2% आ रहे हैं। इंटरवल की लेंथ को अगर मैं 1 मानूं तो आपसे किस में पूछा गया भाई? इसमें पूछा गया है ना कि 0 से 30 मिनट तक कितने परसेंट पहुंचे। तो एल की वैल्यू क्या होगी? बोलो बोलो। या तो लैम्बडा टी, लैम्बडा एल लैम्बडा की वैल्यू निकाल लो। एल लैम्बडा की वैल्यू 2 है जब आप इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, पूरे इंटरवल की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? एल लैम्बडा की वैल्यू क्या है? 2 है। कितनी है? एल लैम्बडा की वैल्यू 2 है जब आप पूरे इंटरवल की बात कर रहे हैं। जब आप 0 से 30 मिनट तक की बात करेंगे तो एल की वैल्यू आप या तो 1/2 रखिए, क्योंकि पूरे इंटरवल में से आप हाफ इंटरवल तक की बात कर रहे हैं। पूरे इंटरवल में से किसकी बात कर रहे हैं? केवल हाफ इंटरवल तक की बात कर रहे हैं। तो हाफ इंटरवल की बात कर रहे हैं तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। भाई पूरे इंटरवल को आपने क्या माना? 1 आवर को पूरा इंटरवल मान लिया। टाइम स्लॉट कितना है? 1 आवर का है। उस 1 आवर से पहली 30 मिनट में आपको कोई पर्सन नहीं चाहिए। तो इंटरवल को क्या किया आपने? हाफ तक आपको क्या नहीं चाहिए? कोई भी पर्सन नहीं चाहिए। प्रोबेबिलिटी दैट नो पर्सन अराइव इन फर्स्ट 30 मिनट, यानी कि आर क्या हो जाएगा? 0। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1/2। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें देखनी है ना मुझे। पहली 30 मिनट की बात करनी है। पहली 30 मिनट में इंटरवल की लेंथ हो जाएगी 1/2। तो 1/2 की लैम्बडा की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 है। बाद में रखूंगा e⁻⁻1/2 लैम्बडा। और लैम्बडा क्या है आपके पास? 2 है। तो e⁻⁻1 यानी कि 1/e। दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट नो पर्सन अराइव्ड इन फर्स्ट 30 मिनट्स। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहली 10 मिनट में कोई पर्सन ना आए, ठीक है, पहली 10 मिनट में कोई पर्सन ना आए और उससे अगली 10 मिनट में कोई एक पर्सन आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट नो पर्सन अराइव्ड इन फर्स्ट 30 मिनट्स, सॉरी 30 मिनट तो लेनी है ना, फर्स्ट 10 मिनट्स, पहली 10 मिनट में एक भी पर्सन ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? अब इस इंटरवल की लेंथ क्या हो जाएगी अपने पास? इंटरवल को क्या है? ये टोटल क्या है? 0 से लेके 60 तक अगर आपके पास इंटरवल की लेंथ एल मानी है आपने, ये 1 मानी है अगर एल को, तो यहां 0 से 10 मिनट तक कितनी हो जाएगी भाई? 1 बोलो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, 1/6 ना। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6 लैम्बडा, यानी कि एवरेज पर्सन देख लेना। अब एवरेज पर्सन कितने हैं यहां पे? ठीक है, पहले इंटरवल में एवरेज पर्सन कितने हो सकते हैं? एवरेज कितने हैं? अगर टोटल में आपके पास 2 पहुंचते हैं 1 घंटे में, तो फिर 10 मिनट में कितने पहुंचेंगे? 2/10। ऐसे प्रोबेबिलिटी वेरी करेगी, ऐसे ही तो पी वेरी करेगा। 2/10 करके लिख देना, बस बात खत्म। e⁻⁻1/6 लैम्बडा। यहाँ पे जो भी 1 ये होता है ना, ठीक है, आप जानते ही हैं, यहाँ पे जो भी चलता है फार्मूले में e की पावर में नेगेटिव में चला जाता है। किसमें? जब आप बात कर रहे होते हैं पॉइजन फार्मूले की। तो बस वही कर रहे हैं हम। ये क्या हो गया? 0, e⁻0 1 होता है, ये -1/6 इंटू में 2 कितना हो गया? e⁻⁻1/3। कोई समस्या तो नहीं? इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं, पहले 10 मिनट में कोई नहीं और अगली 10 मिनट में एग्जैक्टली एक चाहिए आपको, है ना? अगली 10 मिनट में क्या चाहिए? एग्जैक्टली एक पर्सन चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एंड के साथ चलेगी ना, पहली 10 मिनट कोई नहीं, एंड अगली 10 मिनट में एग्जैक्टली एक। कर सकते हैं सेम तरीके से बात, या फिर ऐसे कर लो कि पहली 10 मिनट में कोई नहीं और अगली 20 मिनट में एग्जैक्टली एक चाहिए आपको, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें सेम तरीके से। पहली 10 मिनट में कोई नहीं और अगली 20 मिनट में, अगली 20 मिनट का मतलब क्या? 10 से 30 मिनट तक।
क्या चाहिए? एग्जैक्टली एक चाहिए आपको। प्रोबेबिलिटी मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक बार नोट कर लो इसको, मैं इसको हटा रहा हूं। अगर इस चीज को समझ गए तो इसके बेसिस पे 10 से 11 क्वेश्चन हैं जो अभी तक मतलब एग्जाम में आए हैं, CSIR नेट में। HPSC में देखेंगे कितने आए, 10 से 11 क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आए हुए हैं इसी बिहाफ पे, सारे के सारे। कभी कभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी पूछ लेता है कि अगर एक पर्सन 30 मिनट के बाद पहुंचता है तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि 30 मिनट से पहले एक भी पर्सन नहीं आया, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो वो होगी एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी निकालना सीख लेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वहां तो निकाल ली थी हमने, बस यहाँ पे क्या करना है, इंप्लीमेंट तो करना उसको। चलो हटा दूं क्या इसको? अच्छा, इसमें दोबारा एक बार मुझे ये बता दो, ये समझ में आ गया क्या? ओके यहां पे क्या किया मैंने, बस इंटरवल पे बात कर ली। टोटल पर आवर में 1 घंटे में दिए हुए थे कि 2% पहुंचते हैं, पहले 30 मिनट में, यानी कि इंटरवल की लेंथ हाफ करके चल रहा है। क्या चल रहा है? हाफ करके। या तो लैम्बडा को उसी अकॉर्डिंग निकाल लो कि अगर आपके पास 60 मिनट में 2 आते हैं पर्सन, तो 30 मिनट में कितने आ सकते थे? 1 आ सकते थे। 30 मिनट में कितने आ सकते थे? 1। तो नया लैम्बडा जो आ जाएगा वो 1 हो जाएगा 30 मिनट के लिए। अब उसमें 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? नया लैम्बडा 1 है, 1 की पावर 0 अपन में 0 फैक्टोरियल, e की पावर -1, बात खत्म। अगर पहले 10 मिनट के लिए बात करना चाहता है, तो अगर 1 घंटे में आपके पास 2% पहुंचते हैं तो 10 मिनट में 2/10 यानी कि 1/5। तो नया जो लैम्बडा हो गया वो 1/5 हो गया। तो वैसे करके चलो, अगर आप इंटरवल नहीं समझ पा रहे हैं तो, ठीक है, कि पूरे घंटे का हिसाब दे रखा है, मिनटों का आप निकाल लो, ठीक है ना। अगर पर मिनट का हिसाब लगा लिया आपने तो पहले 30 मिनट का भी लग ही जाएगा। पर मिनट कितने हो गए आपके पास? 1/30 ना। तो पहली 30 मिनट में जो हो जाएगा, एवरेज जो बन जाएगा, ठीक है, वो ये हो गया, बस बात खत्म। मीन ही तो निकालना जा रहे थे आप। पहली 30 मिनट में लैम्बडा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। या तो इंटरवल को सब डिवाइड करके चले जाओ, या पर मिनट निकालने के बाद लैम्बडा की वैल्यू, हाँ जी, इसमें चाहे फर्स्ट 20 मिनट्स का निकाल रहे हैं, किसी भी टाइम पे 20 मिनट्स का निकालेंगे वो सेम ही रहेगा। मतलब इट डजंट मैटर कि आप फर्स्ट 20 मिनट्स का निकाल रहे हैं, लास्ट 20 मिनट्स का निकाल रहे हैं ना, उससे फर्क नहीं, ठीक है। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, कंडीशनल पे तो फर्क पड़ता भाई। वैसे तो इंडिपेंडेंट है ना ये भाई, पर्सन कोई बोल के थोड़ी आ रहा है, पूरे घंटे में कभी भी आ सकता ना, इंडिपेंडेंट है। और दोनों पर्सन जो पहुंच रहे वो भी इंडिपेंडेंट है, कौन से टाइम में पहुंचेंगे वो भी इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं। अगर इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं ना, सबकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेगी, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें अगर उसमें, तो आपको देखनी पड़ेगी कैसे पूछ रहा है वो। उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो पहला पर्सन पहुंच रहा है वो 30 मिनट पे पहुंच रहा है, ठीक है, 30 मिनट होने के बाद पहुंच रहा है। अब तो एक कंपल्सन हो गया ना कि जैसे ही 30 मिनट बीतेगी एक पर्सन आ जाएगा। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रूप ले चुकी है। पहले कंडीशन दे दी कि 30 मिनट बाद, 30 मिनट जैसे ही हुए यानी कि 10:30 पे एक पर्सन आ गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उससे पहले कोई नहीं आया, ठीक है। तो अब तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं होगी ना। अनु, कुलदीप, किसका केस हो गया भैया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हो गया, क्योंकि एक कंडीशन पहले दे दी। अभी तक तो ऐसा नहीं चल रहा ना, अभी तो सीधा है कि पहले 30 मिनट में कोई नहीं आना चाहिए, बस सीधी बात हो रही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, देख लेंगे एग्जांपल जैसे जैसे भी होंगे वहां पे। बट कल हमने बनाया था असाइनमेंट इसका, वो लैपटॉप में रह गया, पता नहीं जहां भी रह गया। चलिए लिखिए, प्रोबेबिलिटी
मेरे ख्याल से इससे आपकी मोस्टली समस्याएं खत्म हो जाएंगी। प्रोबेबिलिटी दैट नो पर्सन अराइव्स इन फर्स्ट 10 minutes and exactly one person arrive in next 20 minutes। यानी कि क्या चाहिए अपने को? अब सीधा सीधा कंक्लूजन ये है कि पहली 10 मिनट में अपने को कोई पर्सन नहीं चाहिए। पहली 10 मिनट में ये लेंथ कितनी इंटरवल की 1/6 है कि नहीं? और अगली 20 मिनट में इंटरवल की लेंथ कितनी हो गई? 1/3 ना? बोलो। अगली 20 मिनट में इंटरवल की लेंथ कितनी होगी भाई? अरे टोटल 60 मिनट को क्या है, 20 से 40, 40 से 60, 20 मिनट में क्या हो गया इंटरवल की लेंथ? 1/3 हो गई ना? बोल ही नहीं रहे। इंटरवल की टोटल लेंथ कितनी हुई? पहली 10 मिनट के लिए इंटरवल की लेंथ 1/6 है और अगली 20 मिनट के लिए इंटरवल की लेंथ कितनी है आपके पास? 1/3 है, नहीं है? अगर 60 मिनट में इंटरवल की लेंथ को 1 माना है तो 20 मिनट में इंटरवल की लेंथ क्या हो जाएगी भाई? यही तो हो जाएगी ना? 20 मिनट क्या 60 मिनट का 1/3 है, तो 1/3 लेंथ है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको कि यार क्या होना चाहिए? 0 for 10 मिनट्स एंड आर की वैल्यू क्या चाहिए? 1 for नेक्स्ट 20 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट 20 मिनट्स के लिए क्या चाहिए? इंटरवल की लेंथ, वो आर की वैल्यू क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो एंड के लिए तो क्या करते हैं आप? प्रोडक्ट करते हैं ना। आर इक्वल टू 0 इन फर्स्ट 10 मिनट्स मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 1 फॉर नेक्स्ट, यानी कि इन फर्स्ट 10 मिनट्स आर इक्वल टू 1 फॉर 10 मिनट्स टू 30 मिनट्स, है ना? 10 से 30 तक क्या है? आर की वैल्यू 1 होने वाली, तो निकाल दो बस। पहले 10 मिनट के लिए इंटरवल की लेंथ 1/6 लैम्बडा, पावर क्या हो गई? 0/0 फैक्टोरियल e टू द पावर -1/6 लैम्बडा। ठीक है, इनटू में अगली 20 मिनट्स के लिए इंटरवल की लेंथ हो गई 2/3, 1/3 इंटू में लैम्बडा। कितने चाहिए पर्सन आपको? 1% चाहिए। अपॉन में 1 फैक्टोरियल e टू द पावर क्या हो जाएगी? -1/3 लैम्बडा। इसमें कोई गड़बड़ है क्या? विभूति, मनीषा, पिंकू, सोनल, चलिए। तो e टू द पावर -1/6 लैम्बडा की वैल्यू 2 और ये क्या होगी? 1/3 लैम्बडा की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 है और ये हो गया e टू द पावर -1/3 लैम्बडा की वैल्यू फिर से 2 है। आप चाहो तो इनको ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद ये क्या बनेगा आपके पास? ये 2/3 e टू द पावर क्या हो गया? -1/3 माइनस में 2/3 क्या हो गया? -1 ना, तो 2/3e। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे किसमें? आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो कल देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन। आगे है एक मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, खास है, इंपॉर्टेंट है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आसान भी है क्योंकि मोमेंट तो हम निकाल ही चुके हैं ना। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन,
लिखिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। नाम से पता चल रहा है कि ये फंक्शन कुछ कैसा काम करने वाला है, मोमेंट्स को जनरेट करने का काम करने वाला है। अब जब मोमेंट को जनरेट करने का काम करने वाला है, उसी के बिहाफ पे इसको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसी रैंडम वेरिएबल x का निकालते हैं। किसका? किसी रैंडम वेरिएबल x का निकालते हैं। ठीक है, जहां पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको दिया हुआ, मान लिया कि f ऑफ x दे रखा, कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे रखा है ऑलरेडी। पहले तो हम जानते थे, हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाला, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकाला, फिर हमने x पे एक फंक्शन डिफाइन किया था, अगर आपको याद हो g वगैरह, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ x निकाला था। तो इसी तरह से x क्या है? रैंडम वेरिएबल है, और इस रैंडम वेरिएबल पे क्या लिया मैंने? आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिया है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन f ऑफ x मान लीजिए। तो हम क्या निकालना चाहते हैं उसके लिए? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना चाहते हैं। द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को कोई नोटेशन दे दो आप, ठीक है। हालांकि स्मॉल में आप mgf लिख ही रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से मेंशन होगा एग्जाम में वैसे देख लीजिए आप, कोई ये परमानेंट नोटेशन है नहीं। द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ऑफ रैंडम वेरिएबल x with probability function, with probability function f of x is given by, इस मोमेंट जनरेटिव फंक्शन को है ना हम इस तरह से डिनोट करते हैं mx, ठीक है, कि वेरिएबल क्या है? x है। मोमेंट जनरेटिव फंक्शन निकाल रहे हैं वेरिएबल x के लिए, t कोई क्या है? पैरामीटर है आपके पास, t क्या है? कोई पैरामीटर। तो जैसे आप एक्सपेक्टेशन x की निकाल ली थी आपने, x स्क्वायर की निकाल ली थी, x क्यूब की निकाल ली थी, इसी तरह से एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे आप। नया फंक्शन वो अब की बार क्या होगा? नया फंक्शन होगा e टू द पावर tx। पहले आपने एक्सपेक्टेशन x की निकाल ली, x स्क्वायर की निकाली, अब e टू द पावर tx की निकाल रहे हैं। किसकी निकाल रहे हैं? e टू द पावर tx की निकाल रहे हैं। इसको नाम देते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्या नाम देते हैं इसको? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी जानते हैं, नहीं जानते? कैसे निकालते थे? अगर x की बात करते थे तो आप क्या करते थे? समेशन x f ऑफ x करते थे, या फिर p ऑफ x करते थे, जहां पे px क्या था? प्रोबेबिलिटी फंक्शन था। अब की बार प्रोबेबिलिटी फंक्शन को f माना हुआ है तो आप f को ले आओ। अब की बार क्या लिया हो? क्योंकि आपने px की जगह क्या माना हुआ है? f ऑफ x माना हुआ है ना प्रोबेबिलिटी फंक्शन, या तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन को px नाम दे दो आप वहां पे। अगर f ऑफ x नाम दिया है तो केवल p ऑफ x की जगह f ऑफ x रखना है। तो यहाँ पे जब आप पहले निकालते थे इसकी ex की वैल्यू ऐसे निकालते थे, अब यहाँ पे x की जगह कौन है? e टू द पावर tx है, तो x की जगह क्या हो जाएगा? e टू द पावर tx आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी क्या? चलिए मैं लिखता हूं दोनों वैल्यू, क्या हो जाएगी ये? समेशन e टू द पावर tx इंटू में f ऑफ x, ठीक है, जहां पे कैपिटल X की पॉसिबल वैल्यूज है स्मॉल x की फॉर्म में। कई बार हमने इनको xij का नाम दिया है। कैपिटल X की वैल्यू है x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, तो हमने नाम दिया इसको e टू द पावर tx1 f ऑफ x1, e टू द पावर tx2 f ऑफ x2, इन सब का हम कर देंगे इसी तरीके से। मैंने कैपिटल नोटेशन ली है किसके लिए? वेरिएबल के लिए, रैंडम वेरिएबल के लिए। स्मॉल x नोटेशन लिए उसकी पॉसिबल वैल्यूज के लिए, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं होगा किसी तरह का? कंफ्यूजन तो नहीं है? स्मॉल x और कैपिटल X एक जैसे तो नहीं दिखाई दे रहे आपको? स्मॉल x में कैपिटल X की जो पॉसिबल वैल्यूज है उनकी बात कर रहा हूं, और कैपिटल X क्या है? खुद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रैंडम वेरिएबल को, ठीक है। दिक्कत तो नहीं है? ये कैपिटल X लिखा मैंने, ये स्मॉल x लिखे हैं। हाँ, स्मॉल x है इनकी पॉसिबल वैल्यू, कैपिटल X की पॉसिबल, जो रैंडम वेरिएबल x है
ये वैल्यू 0 हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस। तो ये जो वैल्यू है उनको स्मॉल x से रिप्रेजेंट किया मैंने, और कैपिटल X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डन भाई। नहीं तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? t ऑफ एक्स आई f ऑफ एक्स आई लिख लो भाई, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। i की वैल्यू 1 से लेके n तक, अगर नंबर ऑफ ट्रायल कितने लिए है? n लिए हैं, ऐसे लिख लो। एक्साइज क्या है? वैल्यूज ऑफ कैपिटल X। बट मैंने इसको, हैं जी, डिस्क्रीट भी होता है और कंटिन्यूस भी होता है। कंटिन्यूस हम अभी नहीं पढ़ रहे। क्या होता है किसी इंटरवल पे, समझो कुछ ऐसा एग्जांपल लो कि एक गाड़ी है जो अभी स्टार्ट हुई है और पहले 10 मिनट में उसकी स्पीड कहां चली जाती है? 100 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है ना? कहां तक चली जाती है? पहले 10 मिनट में उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर में चली जाती है, यहां तक चली जाती है। तो ये जो चेंज आ रहा है, ये ग्रेजुअल धीरे धीरे चेंज आ रहा है, कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है ना? तो यहां पे क्या होगा? कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा? कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जहां पे आप डिस्क्रीट वैल्यू की बात कर रहे हैं, जैसे एक डाई को रोल कर रहे हैं 1 2 3 4, तो ये क्या है? डिस्क्रीट सेट बन रहा है, तो वहां पे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस होगा तो इंटीग्रेशन में लिख देंगे इसको, मैं लिख देता हूं फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, फॉर डिस्क्रीट, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्क्रीट है, x की वैल्यू कैसी आ रही है? डिस्क्रीट वैल्यू आ रही है। ठीक है, फॉर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये, और इसको फिर मैं 2 पार्ट में करके लिखूंगा, है ना, ब्रैकेट लगा के। और इंटीग्रेशन की टर्म में लिख देंगे e⁻tx इंटू में f ऑफ x। अगर आपके पास x कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, x क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, तो इसको इंटीग्रेशन की टर्म में लिख देंगे फॉर कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं? जब कंटिन्यूस आएगा तो कंटिन्यूस के हिसाब से देख लेंगे। अभी तो डिस्क्रीट चल रहा है ना अपना, अभी तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। आगे चलें क्या? सर इसमें टी क्या है? टी रियल कांस्टेंट है बाबू। ठीक है, टी क्या है? वेयर टी इज सम रियल कांस्टेंट। टी क्या है? रियल कांस्टेंट। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इस तरह से दिया हुआ। जब फंक्शन बनाते हैं तो वेरिएबल की जरूरत है, ये वेरिएबल का काम कर रहा है। ठीक है, किसका काम कर रहा है? ये वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। कोई बात नहीं, जब हम बात करेंगे इसकी अभी, ठीक है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की अभी बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। क्या है? मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, कोई नंबर नहीं है ये। क्या है? फंक्शन है। तो फंक्शन किसका? ये टी का है। टी वो वेरिएबल लिया आपने। ठीक है, क्या है? रियल कांस्टेंट की तरह होने वाला है। कोई दिक्कत है इसमें? अभी कुछ और पूछना है? आगे चले। हाँ, देखो जहां पे रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट दिखाई दे, जैसे कि क्या किया मैंने अभी, हमने जो पिछला वो डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 2 नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहे हैं। उसमें हमने टाइम को कंटिन्यूसली और नहीं किया कि आपके पास मैंने मिनटों में डिस्ट्रीब्यूट किया ना उसको। किसमें? मिनटों में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मैंने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं लिया। कैसा लिया है?
डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन लिया है कि नहीं? वैसे तो 0 से लेके 60 तक कितने पॉइंट है? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट है। बट जब हमने उसको मिनटों में, सब इंटरवल में डिवाइड किया, मिनट 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 करके, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन लिया आपने? 0 पे 1 2 3 डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन लिया। तो जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही तो हम इस तरीके से चले जाएंगे, और जब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हम इंटीग्रेशन की मदद से चले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? ओके, तो लिखिए इसमें, चलिए मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू क्या हो गई? आप चाहो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिख तो सकते हो ना, e टू द पावर tx किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस में tx प्लस में टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में टी क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से ना, यस 1 पे ही लगेगा, तो मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट पे तो वैल्यू सेम देता है ना। e ऑफ 1 1, e ऑफ tx क्या हो जाएगा? या पहले मैं लिख लेता हूं कहीं एकदम से जल्दी ना हो जाए कुछ। e ऑफ tx, e ऑफ टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, e ऑफ टी क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह की बातें हैं। और आपने t को क्या माना है? रियल कांस्टेंट माना है। रियल कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा? एज इट इज बाहर। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये 1, ये t e ऑफ x ना, ठीक है, ये क्या होगा? टी स्क्वायर बाहर और 2 फैक्टोरियल भी बाहर, e ऑफ एक्स स्क्वायर ना। इसी तरह से आपको नहीं लगता कि आपके पास ये कुछ बना जिसको आप पहले से जानते हैं? जानते हैं इसको? ये फर्स्ट मोमेंट, ये सेकंड मोमेंट, ये थर्ड मोमेंट हो रहा है कि नहीं? यस। तो जब आपने इस फंक्शन की एक्सपेंशन की तो ये क्या कर रहा है? फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, इनको जनरेट कर रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। चले आगे लिख दें एक बार। आप इसको चाहो तो कोई इक्वेशन नाम दे दो, इक्वेशन स्टार नाम दे दो, इक्वेशन स्टार नाम दे दो। इसको हटा रहा हूं मैं। तो लिखिए, एज mxt जनरेट्स, क्या कर रहा है? ये मोमेंट्स को जनरेट कर रहा है। जनरेट मोमेंट्स, इट इज कॉल्ड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। इस भी आप पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बोल सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल मोमेंट की बात करना भी चाहें, इंडिविजुअल मोमेंट की आप बात कर सकते हैं यहां से। अगर आप t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकाल दें, तो फंक्शन t का है, t के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव निकाल दें तो क्या हो जाएगा? बाद में t को 0 रख देना, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल के। तो क्या बन जाएगा? आपके पास ex बचेगा, यानी कि फर्स्ट मोमेंट। क्या बनेगा? फर्स्ट मोमेंट। नोट करके लिख दूं यहां पे। अगर मैं इसका क्या करता हूं, mxt का क्या करता हूं? डेरिवेटिव करता हूं। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। या लिखिए, डिफरेंशिएट mxt क्या हुआ? हाँ बिल्कुल 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 सही है बात। अगर आप क्या कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं
किसको? इसको। कहां पे? t इक्वल टू 0 पे। तो आप डेरिवेटिव निकालिए इसका, ये e टू द पावर x हो गया, ये क्या हो गया? t e टू द पावर x स्क्वायर हो गया, और जब t को रखेंगे 0, t को क्या रखना है? 0, तो केवल क्या बचेगा? e टू द पावर x बचेगा, जो कि क्या है आपके पास? इसको शायद आपने u1 डैश नाम दिया था। सिमिलरली अगर आप 2 टाइम डेरिवेटिव करते हैं, क्या करते हैं इसका? 2 टाइम डेरिवेटिव करते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का t इक्वल टू 0 पे। 2 टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका? t स्क्वायर का हो जाता है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, e x स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? 6 से 6 कैंसिल आउट, नीचे t e टू द पावर x क्यूब, t को 0 रखेंगे, बाकी सारे गायब, क्या बचेगा? केवल e ऑफ x स्क्वायर बचेगा, यानी कि सेकेंड मोमेंट। सिमिलरली अगर आप किसकी बात करें? इसके nth डेरिवेटिव की या rth डेरिवेटिव की बात करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। कहां पे? एट t इक्वल टू 0 पे, तो वो हो जाएगा e ऑफ x टू द पावर r, यानी कि rth मोमेंट। ठीक, किसके ऊपर हो जाएगा वो? rth मोमेंट। और ये मोमेंट किसके अबाउट निकाल रहे हैं? मोमेंट निकाल रहे हैं x का अबाउट ओरिजिन। किसके अबाउट? ex square and so on are moments of x about origin। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट a के अबाउट निकालना हो तो x की जगह x माइनस ए हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा? x माइनस ए। आप डिफरेंट पॉइंट के अराउंड क्या निकाल सकते हैं? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की बात कर सकते हैं। भाई आप क्या है, ओरिजिन तो शिफ्टिंग तो बहुत बार करते आए ना, शिफ्टिंग तो बहुत बार करते आए। आप अगर क्या निकालना चाहते हैं? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन 0 के अबाउट निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से, अगर आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसी और पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है ना। ये हटा दूं क्या? अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको अगर आपको एक्सपेंशन किसके अबाउट नहीं चाहिए, अगर आपको एक्सपेंशन ओरिजिन के अबाउट नहीं चाहिए, तो आप किसी और पॉइंट के अराउंड ले लो, जैसा भी दिया होगा हम उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। यहाँ पे अगर हमको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है किसी पॉइंट ए के अबाउट, किसके अबाउट? किसी पॉइंट ए के अबाउट निकालना है, तो हम केवल x की जगह क्या रखेंगे? x माइनस ए रख देंगे। x की जगह क्या रख देंगे? x माइनस ए। तो लिखिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, नोट करके लिख लीजिएगा। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फंक्शन ऑफ x अबाउट ए। इस ए के अबाउट निकालना है। किसके अबाउट? ए के अबाउट। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो हो जाएगा ए के अबाउट, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, e टू द पावर t x माइनस ए हो जाएगा। तो जहां पे आपको x दिखाई दे रहा था वहां पे x माइनस ए कर लेना, बस बात खत्म। ठीक है, जहां पे x दिखाई दे रहा था वहां पे x माइनस ए हो जाएगा, और तो कोई चेंज नहीं। 1 क्या 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 था ये आपके पास? t e ऑफ x माइनस ए, ये था, प्लस में t स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल e ऑफ x माइनस ए स्क्वायर, है ना। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो बात खत्म इसकी। अगर मुझे मीन के अबाउट निकालना है तो एक ही जगह क्या रखेंगे? मीन रख देंगे। एक ही जगह क्या रख देंगे? मीन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x अबाउट मीन। मीन को मैं इस तरह से डिनोट कर दूं या म्यू से डिनोट करते हैं आप, जैसा भी आपका मन करे। अगर म्यू से डिनोट कर रहे हैं तो म्यू लिख लीजिएगा,
अगर x बार से डिनोट कर रहे हैं तो x बार लिख लीजिएगा। किससे डिनोट करना है? म्यू से डिनोट करें क्या? म्यू ही लिख लो। ये ठीक है क्या? चलिए, ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर t x माइनस में म्यू ना, बोलो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1 t e टू द पावर x माइनस म्यू प्लस में टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल e टू द पावर i x माइनस म्यू स्क्वायर टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल e ऑफ x माइनस म्यू क्यूब प्लस में एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या आई थी? याद है आपको? आपने कुछ नोटेशन दी थी इनको। इसको क्या नोटेशन दी थी? μ1 μ2 सेंट्रल मोमेंट था ना? ये μ2 टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल μ3 एंड सो ऑन। ठीक है, जहां पे μ1 μ2 μ3 क्या है आपके पास? ये सेंट्रल मूवमेंट थे। क्या थे ये? सेंट्रल मूवमेंट। इसी तरीके से आपको जो काम करना है वो कर लीजिएगा। इसमें अगर आपको क्या निकालना है भाई, आपको सेंट्रल मूवमेंट की बात, इसकी सॉरी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की बात करनी है, बट वेरिएबल x को आपने c से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लिया कि c ऑफ x इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? तरीका तो वही है ना, बस वेरिएबल की जगह कौन ले लेगा? x की जगह cx ले लेगा। जब आप cx से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? e टू द पावर ct इंटू में x, बोलो कोई समस्या तो नहीं भाई? cx को एक नया वेरिएबल y मान लेना। एम वाई टी किसके हो जाएगा? e टू द पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर टी वाई, y की जगह सी एक्स रखना पड़ेगा। अब मैंने c क्योंकि कांस्टेंट है, c इंटू में t को एक साथ रख लिया। क्या इसको लिखने में हम ऐसे लिख सकते हैं? अगर आप चाहें तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सोनल, कुलदीप, विभूति, ऐसा लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो आप टी के साथ शिफ्ट कर सकते हैं, उसको बड़े आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है? सम के रूप में हो। कई बार क्या हो सकता है, बहुत सारे वेरिएबल एक साथ दे रखे हो, x1 प्लस x2 प्लस में x3 है ना, और सम कहाँ तक ले लिया मैंने? xn तक ले लिया है ना। इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखना है तो ये किसके को होगा? e टू द पावर t, x की जगह क्या रखेंगे? x1 प्लस x2 प्लस में एंड सो ऑन xn, ऐसा रखना पड़ेगा। क्या आप इसको अलग अलग कर सकते हैं? अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिख सकते हैं आप e टू द पावर t x1 e टू द पावर t x2 एंड सो ऑन e टू द पावर t xn। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं? t x1 प्लस t x2 प्लस t x3 एंड सो ऑन t xn है। और एक्सपोनेंशियल में क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है ना जब मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बट इसको ऐसे लिखने में दिक्कत है क्या आपको? लिख सकते हैं क्या? बोलो। नहीं, आपने कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी ऐसा तो नहीं लिखा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
उसके लिए ए और बी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। उसके लिए क्या है, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो नहीं होती ना। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल कब होती है, जब ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर यहां पे जो ये वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल x1 x2 x3 xn, अगर ये इंडिपेंडेंट है फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, इफ x1 x2 x3 and so on xn are independent random variable। अगर ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है ऐसा लिखने में। ठीक है क्या बात, बोलिए। नहीं तो मामला हमेशा क्या है, x1 के होने की एक्सपेक्टेशन x2 के होने की एक दूसरे को इफेक्ट करती रहेंगी, तो आप इस तरह से आप प्रोडक्ट की फॉर्म में उनको नहीं लिख सकते। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट हैं आपके पास तो आप इनको अलग अलग से इस तरह से लिख सकते हैं। और ये किसके हो गया, ये हो गया आपके पास क्या है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x1 इंटू में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x2 एंड सो ऑन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ xn। कोई प्रॉब्लम, अगर ये इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, रैंडम वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो आप इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सर ऐसा कुछ रिजल्ट है क्या, एक्सपोनेंशियल ऑफ e ऑफ xy लेस देन इक्वल टू ex डॉट ey, ऐसा कुछ रिलेशन था क्या, या दिया रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब करते हैं क्या होती है इंडिपेंडेंट के केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना, यही है जब इंडिपेंडेंट होते हैं। और जब डिपेंडेंट हो तो एक केस बना लो आप, ठीक है, एक केस बना लो जहां पे ए इवेंट है, आपके पास बी इवेंट है, और उस केस में चेक कर लो आप ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इससे लेस होती है या ग्रेटर होती है। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा फिर उसका कि ये लेस देन इक्वल टू होती है कि नहीं होती है। अब उस केस में क्या है, दो केस बना सकते हैं। अब ये इंडिपेंडेंट है तो इक्वालिटी, और अगर डिपेंडेंट है तो जो भी आए आपके पास आएगा उसके अकॉर्डिंग। आप एक केस ले लो, कोई बोलो कौन सा केस लेना चाहते हैं। नंबर से ले लो या कुछ भी ले लो जो आपका मन करता है। एक बार ए और बी लेके बताओ मुझे। ओह, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी क्या? Oh my God.